हमारा इस सेशन का बायोलॉजी जो सीरीज है उसका दूसरा पार्ट है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल के लेवल डायग्राम हमने ड्रॉ करने हैं। तो सेल साइकिल सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग दे दें, सेल साइकिल की आप यहाँ पे हेडिंग देंगे। तो वैसे सेल साइकिल आपके पास एक ऐसा इवेंट जिसके अंदर एक सेल डिवाइड हो जाते हैं दो सेल के अंदर। अब एक सेल से दो सेल बनने तक जितने इवेंट्स एक सेल के अंदर आ जाते हैं वो कहा जाता है सेल साइकिल। जितने इसके अंदर जो है ना दूसरा सेल बनाने के लिए जो फॉर्मेशन है, ग्रोथ है, ठीक है, सिंथेसिस है, ये सारा आपके पास पूरा पूरा इवेंट होता है, उसको कहते हैं सेल साइकिल। ठीक है, अब उसके लिए एक लेवल डायग्राम अगर आपसे कहा जाए तो सिंपल आपने क्या करने हैं, एक सर्कल इस तरह आपने बनाने हैं। ठीक है, यूं एक आप सर्कल बनाएंगे तरीके से, ये आप, ठीक है, आप कोशिश करें कि कंपास की मदद से सर्कल बनाएं। ठीक है, तो ये आपने इस तरह एक सर्कल यूं ड्रॉ किया। ठीक है, सर्कल ड्रॉ करने के बाद जो पहला फेस होता है हमारे पास, इस तरह इसको इस तरह इतना आप जो है ना पोर्शन में इसको बनाएंगे। ठीक है, तो पहला फेस हमारे पास होता है G1 फेस, ये हमारे पास G1 फेस, जिसे गैप वन फेस भी कहा जाता है, गैप वन फेस। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं, दरअसल ये जो है ना कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो सेल साइकिल और एक सेल दूसरा सेल बनने तक की जो टाइमिंग है वो हमारे पास तकरीबन डिफरेंट बुक के अंदर डिफरेंट मेंशन है, जिसमें 17 आवर्स या 16 आवर्स से लेके 25 आवर्स तक की ड्यूरेशन है, जिसमें एक सेल दो सेल के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब हम इसमें कुछ टाइमिंग भी मेंशन करेंगे ताकि आपको आसानी हो जाए। तो ये तकरीबन रहते हैं 5 आवर्स के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, G1 फेज पहला फेज होता है। अब G1 फेज के बाद कुछ सेल्स ऐसे हैं जो हमारे पास एक और फेज में चले जाते हैं, जिसे G0 फेज कहते हैं। ठीक है, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं तो वो G0 फेज में चले जाते हैं। G0 फेज में चले जाने का मतलब ये है कि उसके अंदर फर्दर कोई ग्रोथ वगैरह नहीं आएगा, फर्दर डिवीजन नहीं हो पाएंगे आगे जाके वो। ठीक है, जैसे कि कुछ सेल्स होते हैं न्यूरॉन सेल्स वगैरह, तो इसमें चले जाते हैं मुकम्मल हमेशा के लिए, कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए इसमें चले जाते हैं। फिर उसके बाद दोबारा से उसको सिग्नल मिलने पर दूसरा जो फेज है वो स्टार्ट हो जाते हैं। वो फेज हमारे पास कहलाता है एस फेज। ठीक है, एस फेज कहलाता है। अब एस फेज का मतलब है इसका जो है सिंथेसिस फेज। अब इसमें दरअसल आपके पास क्या हो रहे होते हैं, इसमें रेप्लिकेशन हो रहे होते हैं इस फेज के अंदर जो है ना, इस फेज के अंदर रेप्लिकेशन हो रहे होते हैं डीएनए का, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, या ठीक है, ये कहा जाता है तकरीबन जो है ना 7 जो है ना आवर्स के लिए ये फेज होता है। उसके बाद जो हमारे पास एक और फेज है, यहाँ पे हम इसको बनाएंगे। इस फेज के बाद हमारे पास G2 फेज आता है, फेज ये देखें, ये हमारे पास G2 फेज यानी गेट 2 फेज। ठीक है, G2 फेज के अंदर अगर कोई ग्रोथ, ठीक है, प्रॉपर नहीं हुआ हो, सेल माइटोसिस या मियोसिस के लिए तैयार ना हो, तो वो पूरा हो जाता है इसके अंदर, यानी एक चेकिंग फेज होता है। ठीक है, एक चेकिंग फेज होता है जिसमें सेल को प्रिपेयर किया जाता है कि ये डिवीजन के लिए तैयार है क्या नहीं है। ठीक, सॉरी, ये 3 आवर्स के लिए होता है। ये फेज जो है ना आपके पास 3 घंटे के लिए होते हैं। G2 फेज तकरीबन 3 घंटे का होता है। इसके अंदर प्रॉपर चेकिंग हो रही होती है कि आगे माइटोसिस या मियोसिस के लिए तैयार है किया नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो फेज है वो है हमारे पास ये वाला फेज, एम फेज। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास माइटोसिस मियोसिस दोनों आते हैं, माइटोसिस भी इसमें हो जाते हैं और मियोसिस भी इसी के अंदर हो जाते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे और फेजेस हैं। माइटोसिस के अंदर अगर आप देखें तो प्रोफेज, ठीक है, मेटाफेज, मेटाफेज,
एनाफेज एंड टेलोफेज। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो ये सारे फेसेस हमारे पास एम फेज के अंदर आ जाते हैं। और आखिर में जो है ना, अच्छा एम फेज के अंदर एक और बात कैरियोकाइनेसिस भी है, यानी डिवीजन ऑफ कैरियोकाइनेसिस भी एम फेज के अंदर आ जाते हैं। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस भी इसी में हो जाते हैं। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस के बाद हमारे पास साइटोकाइनेसिस, ठीक है, साइटोकाइनेसिस। अब अगर आप ये मान के लिए होता है, अब ओवरऑल देखा जाए ना, तो ये जी दोबारा से जीवन फेज आने तक ये पूरा एक इवेंट, तो इसी पूरे इवेंट को कहा जाता है सेल साइकिल। ठीक है, क्योंकि इस पर मुश्तमिल है। इसके डायग्राम आप इस तरह बनाएंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब हम आते हैं राइट एनी थ्री यूजेस ऑफ एंजाइम। एंजाइम के कोई तीन इस्तेमाल आप लिखेंगे, तो यूजेस ऑफ एंजाइम इसी तरह आप लिख देते हैं। फिर एंजाइम का जो इस्तेमाल है वो आपके पास किसमें है, बायो डिटर्जेंट। ठीक है, यानी एंजाइम को इस्तेमाल किया जाता है जो स्टेन्स वगैरह है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के जो स्टेन्स है उसको वो निकालने के लिए हम डिटर्जेंट्स को इस्तेमाल करते हैं कपड़ों के लिए। ठीक है, तो उसमें एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो हमारे कपड़ों पर मौजूद जो दाग धब्बे वगैरह है वो निकालने में मदद दे देते हैं। इसी तरह आपके पास ब्रेविंग इंडस्ट्री के अंदर मशरूबात वाली जो कारखाने हैं उसमें शुगर को अल्कोहल के अंदर जो है ना कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसको, एंजाइम्स को। ठीक है, जाइमेस एक एंजाइम है जो इस्तेमाल होता है शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए। तो एंजाइम का इस्तेमाल बेकरी इंडस्ट्री के अंदर भी है। फूड इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखें तो डिफरेंट बेकरी प्रोडक्ट्स और पिज्जा वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, डिफरेंट एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं। ये अगर आप बात करें ना एमाइलेस वगैरह, ठीक है, लेक्टेस वगैरह, ये सारे आपके पास फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इसके बाद ये कुछ याद रखेंगे तीन तकरीबन आप, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फोन इन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मैन। ठीक है, इंसान के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इंसान के, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, तो कंपोनेंट्स फोन इन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मैन। तो इन मेन क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं, एक ओपन टाइप, एक क्लोज टाइप। इंसेक्ट्स वगैरह में आपके पास ओपन टाइप मिलेंगे आपको, ठीक है, लेकिन इंसानों में चूंकि इंसान वेल डेवलप है इस वजह से क्लोज टाइप, जिसमें ब्लड जो है ना वो किसी वेसल्स के अंदर, किसी ट्यूब के अंदर मूव हो रहे होते हैं, तो उसको कहा जाता है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, जिसमें इसके कुछ मेन कंपोनेंट्स पूरे सिस्टम के, इसमें पहला है ब्लड। ब्लड वो फ्लूइड है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं और दूसरे जो है ना सब्सटेंस मौजूद होता है। तो एक पहला जो कंपोनेंट है वो है ब्लड। ठीक है, इसके बाद है हार्ट। अगर हम हार्ट की बात करें तो एक पंपिंग आर्गन होता है जो ब्लड सप्लाई करते हैं पूरे बॉडी को और पूरे बॉडी से ब्लड रिसीव भी करता है। ठीक है, जब बॉडी पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करते हैं उस वक्त उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है और जब वापस रिसीव कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मखसूस अमाउंट मौजूद होते हैं। दरअसल इसका पूरा पूरा काम उसी पंपिंग में है। ठीक है, और पेपर में 9th क्लास के पेपर हाथ आप मैं रिकमेंड करता हूँ याद करके जाए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। इसके बाद है हमारे पास ब्लड वेसल्स। हम हार्ट पे इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे तो आप लोग वेट करें थोड़ा, इन्हीं दिनों हम बनाएंगे 2 से 3 दिन के अंदर। ब्लड वेसल्स की अगर आप बात करें तो इसमें बहुत सारे ट्यूब्स हैं, ठीक है, नेटवर्क्स होते हैं, ट्यूबुलर सिस्टम होता है जिसमें आर्टरीज है जो कि ये क्या करते हैं, दिल से हार्ट से ब्लड को जो है ना अवे कैरी करता है, बॉडी पार्ट तक पहुंचा देते हैं। वेन्स है जो बॉडी पार्ट से दिल की तरफ खून को लेके आते हैं और कैपिलरीज है जो कि आर्टरीज और वेन्स के दरमियान में मौजूद होते हैं और कैपिलरीज पर ही जो है ना चीजें एक्सचेंज हो रही होती है। बारीक बारीक जो है ना आपके पास जैसे ट्यूब है, नालियां, इसके इसके डिफरेंसेस भी हम बनाएंगे इंशाल्लाह। दिस इज मच मोर एफिशिएंट एंड रैपिड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये पूरा जो है ना आपके पास अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम मेन की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मेन एक आपके पास क्या होते हैं, एफिशिएंट सिस्टम होता है बाकी उनकी निस्बत। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा आपको समझ में आ गया और आप इसी से तैयारी करें पेपर के लिए। थैंक यू।